हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सुपर सेंसेस फुली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर 1, सुपर सेंसेस। हैव दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं? यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप एक प्लेग्राउंड में खा रहे हैं और वहाँ से एक चिड़िया यानी कि ईगल उड़ा और आपके रोटी को लेके चला गया। दूसरा इंसिडेंट, एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। जैसे ही आप किसी डॉग के आसपास से पार कर रहे हैं तो उसके जो कान हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्या ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं? अगर हुई हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट, you dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आप कुछ मीठा खा रहे हैं, उसे आपने ज़मीन पे गिरा दिया, कुछ समय में ही वहाँ चींटियाँ आ जाती है। क्या ये हुआ है आपके साथ? Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? सोचिए और बताइए। Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. तो सबसे पहली बात, हम लोग चैप्टर में बात किस चीज़ का कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन्स का। तो यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है। एनिमल्स के पास भी अलग अलग टाइप के सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और यहाँ तक कि फील भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को, जिसको इंग्लिश में प्रे बोला जाता है, उसे दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि उनकी आँख की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ जो होते हैं वो कम से कम साउंड को भी बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो अपने दोस्तों को सिर्फ उनके स्मेल से पहचान लेते हैं कि वो कहाँ हैं और किधर गए हैं। ये जो एनिमल वर्ल्ड है ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि हर एनिमल के पास कुछ अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को सेंस कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। यहाँ पे एक चींटी की बात हो रही है कि कैसे उसने अपने फ्रेंड को पहचाना। तो यहाँ क्या लिखा है? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो यहाँ पे एक चींटी बहुत मजे से ग्राउंड पे चल रही थी। उसने दूसरे साइड से देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ एंट्स यानी कि एक एंट्स का झुंड, चींटियों का झुंड दूसरी तरफ से आ रहा है। तो जो एंट बाहर निकला था वो तुरंत ही अपने होल में वापस आ गया। उस होल को जो एंट गार्ड कर रही थी वो उसे पहचाना और उसे अंदर जाने दिया। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। जो एंट घूमने निकली थी, ग्राउंड पे चल रही थी, उसे कैसे पता चला कि दूसरी तरफ से जो चींटियां आ रही है वो अपने ग्रुप की नहीं है? दूसरा चीज, हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट। ये जो चींटी है जब वो अपने होल में वापस आ रही थी तो जो होल को गार्ड कर रही थी जो चींटी, वो कैसे पहचानी कि जो पहला एंट वापस आ रहा है वो अपने ही ग्रुप का है? तो ये दोनों सवाल आते हैं इस पैराग्राफ से। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर? हमें जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्राई दिस एंड राइट। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया गया है जो आपको करना है और यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं जिसे आपको आंसर करना है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। कुछ मीठा लीजिए जैसे कि चीनी, गुड़ या फिर कोई भी मीठा चीज़ और उसे ग्राउंड पे गिरा दीजिए और वहाँ पे इंतज़ार करिए जब तक कि चींटियाँ नहीं आती। जैसे ही चींटियाँ आ जाए तो वहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, इसे आप जवाब दीजिए। पहला सवाल है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। चींटियों को उस मीठे गिरे हुए जगह पे आने में कितना समय लगा? आप लिख सकते हैं यहाँ जैसे कि 5 मिनट लगा या 10 मिनट लगा, अपने हिसाब से जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। जब चींटियां उस मीठे वाले जगह पे आई तो क्या सिर्फ पहला एक चींटी आया था या फिर पूरा चींटी का झुंड आया था? आप उसे देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक ही एंट आई या फिर उसका ग्रुप आया।
तीसरा सवाल है व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। और एक बार चींटियां जब आ गई उस मीठे वाले जगह पे तो फिर चींटियों ने क्या किया उस खाने के साथ। जो भी चीज़ आप गिराए हैं जैसे कि चीनी, गुड़, जो भी गिराया है उन चीज़ को एंट्स ने क्या किया। नेक्स्ट है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। उसके बाद उस खाने को लेने के बाद वो फिर कहाँ जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है डू दे मूव इन अ लाइन। क्या जब ढेर सारी चींटियां चलती हैं तो क्या वो लाइन बना के चलती हैं या झुंड बना के चलती है या फिर अलग अलग चलती है। ये सारे सवालों के जवाब आप लिखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. Now observe how do the ants move. अब जो आपने चींटियों को देखा जब वो जा रही है, जहाँ खाना रखा था वहाँ से खाना लिया और कहीं जा रही है तो वो एक लाइन में चल रही है या जैसे भी चल रही है या आपको जैसा भी दिख रहा है कि वो कहीं तो जा रही है, उसके रास्ते में एक ब्लॉकेज रख दीजिए, अपना हाथ रख दीजिए। हाथ मत रखिएगा क्योंकि ये चींटियाँ काटती भी हैं। कुछ ऐसा चीज़ रखिए जिससे कि उनका रास्ता ब्लॉक हो जाए, जैसे कि आप बड़ा सा ब्रिक रख सकते हैं या फिर स्टोन रख सकते हैं या फिर पेंसिल रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया भी हुआ है। उसके बाद देखिए कि एंट्स क्या करती हैं, वो कहाँ मूव करती है, कैसे जाती हैं, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपका बुक में जो स्पेस दिया हुआ है, ये मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रही हूँ, तो जो एनसीईआरटी बुक में स्पेस दिया है वहाँ पे ये लिखना भी है। और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन चींटियों के बारे में आपने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, खाने के साथ क्या हुआ, रास्ते में आपने पत्थर रख दिया तो फिर क्या हुआ। सारी चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करना है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत सालों पहले कुछ साइंटिस्ट थे जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसी तरह के, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था। तो बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें पता चला कि जैसे जैसे चींटियाँ बढ़ती हैं, आगे चलती हैं, वो एक स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं। एक सुगंध, दुर्गंध कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं ग्राउंड पे, जिसको अदर एंट्स पिकअप करती है, यानी जो दूसरी एंट्स है वो उस स्मेल को लेती है और धीरे धीरे उसी स्मेल के पीछे जाने लगती हैं। इसी वजह से आपने जब एक्सरसाइज किया होगा तो देखा होगा कि चींटियां जो है वो एक के पीछे एक चलती हैं क्योंकि वो एक दूसरे का स्मेल लेके चल रही हैं। Now can you guess why the ants behave like that when you block their path? जब आपने ऊपर एक्सरसाइज में चींटियों का रास्ता ब्लॉक किया था तो वो जिस तरह से भी बिहेव कर रही है वो ऐसा क्यों की, उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया, आप उसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। Some male insects can recognize their female by their smell. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें जो मेल इंसेक्ट होता है वो फीमेल को उसके स्मेल से ही पहचान जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में भी आ सकता है या फिर टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? क्या आप लोगों ने मच्छरों से डील किया है? ऑफ कोर्स किया होगा, मच्छर तो सबको काटता है। तो ये जो मच्छर है उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हैं और वो आके आपको काट लेती है। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं ये आपके बॉडी के स्मेल से आपको पहचान लेते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास बहुत अलग अलग तरह की सेंसेस होती हैं जिससे कि ये बहुत अपने दोस्तों को, शिकारों को, दुश्मनों को, सबको पहचान लेते हैं। तो मच्छरों के पास भी एक सेंस होता है जिससे कि वो आपको पहचान लेते हैं आपके स्मेल से, बॉडी के स्मेल से। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। हमारे फीट में जो सोल का स्मेल होता है उसके स्मेल से भी वो पहचान लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम लोग जूता पहनते हैं, जूता खोलने के बाद पैर धोना चाहिए। और बॉडी के हीट से भी पहचान लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रोज़ नहाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी पे पसीना रहेगा, हीट रहेगा तो मच्छर ज़्यादा आएंगे। मच्छर काटेंगे ही, लेकिन अगर आप नहाइएगा नहीं, पैर हाथ धोइएगा नहीं तो मच्छर ज़्यादा काटेंगे। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? कभी कभी आपने आसपास अपने प्लेग्राउंड में या फिर पार्क में या फिर रोड पे ही देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो इधर उधर सूंघते रहते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं?
So dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. तो यहाँ जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया को मार्क करके रहते हैं कि ये इलाका मेरा है। जैसे कि एक डॉग है, वो चारों तरफ घूम लिया और बोल दिया कि ये मेरा इलाका है, अपना यूरिन डाल के या कुछ करके। तो वो स्मेल करते रहते हैं ये जानने के लिए कि कोई उसके इलाके में दूसरा डॉग तो नहीं आया। तो वो स्मेल क्या कर रहे होते, वो दूसरे डॉग के यूरिन को या पॉटी को स्मेल कर रहे होते हैं ताकि वो पता लगा सके कि कोई दूसरा डॉग उसके इलाके में आया तो नहीं। यहाँ पे एक बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दिया है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिल्क वॉर्म है उसके पास भी एक बहुत ही अच्छा सेंस होता है जिसके वजह से वो फीमेल वॉर्म को सिर्फ उसके स्मेल से बहुत दूर से भी यानी कि किलोमीटर दूर से भी पहचान लेते हैं। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है, राइट In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? जो इंसान होते हैं वो डॉग्स तो पालते ही हैं, तो किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है ये डॉग्स के स्मेल करने के सेंस को कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस के पास भी डॉग्स होते हैं जिससे कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। उसी तरह से अलग अलग तरीकों से इस डॉग्स के स्पेशल शक्ति को यानी कि स्मेल करने की सेंस को ह्यूमन बींग्स अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो आपने कहाँ देखा है कि ह्यूमन बींग्स कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, when do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. आपके पास जो स्मेल करने की सेंस है आपके लिए वो कब हेल्पफुल रही है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग खाना को सूंघते हैं और पता लगाते हैं कि खाना कहीं खराब तो नहीं हुआ या फिर कुछ जल तो नहीं रहा। तो इस तरह से हम लोग अपने स्मेल करने की सेंस को इस्तेमाल करते हैं। आपने कहाँ पे किया है उसके बारे में यहाँ जरूर लिखिएगा। Next, name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिससे आप सिर्फ उसे स्मेल करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत ख़राब स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे उस अजीब तरह का स्मेल रहता है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ये एनिमल वहाँ पे था। तो आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसे आप बिना देखे सिर्फ उसे स्मेल करके पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एनिमल था। नेक्स्ट, write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. तो यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है, 2 कॉलम्स बने हुए हैं। इस कॉलम में आपको लिखना है कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिसकी स्मेल आपको पसंद है और इस कॉलम में लिखना है कुछ ऐसे 5 चीज़ों के बारे में जिसकी स्मेल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जब आप ये कॉलम को भर दीजिएगा तब अपने दोस्त से कंपेयर करिएगा क्या आप दोनों के आंसर सेम है या डिफरेंट। सो डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स और नॉट। यहाँ पे यस लिखिएगा या फिर नो लिखिएगा। अगर आप दोनों के आंसर्स लगभग मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे यस लिखिएगा और अगर एकदम ही डिफरेंट है तो यहाँ पे नो लिखिएगा। नेक्स्ट, डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल हुज। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में से किसी मेंबर का क्लोथ स्मेल करता है और अगर करता है तो किसका करता है, वहाँ पे लिखना है आपको। Did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc. जब आप किसी क्राउडेड प्लेस पे जाते, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते तो वहाँ पे भी आपको कुछ अलग टाइप का स्मेल आएगा। जैसे कि अगर आप बस स्टैंड पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको अलग सी स्मेल आएगी, ट्रेन के पास जाइएगा तो वहाँ पे भी एक अलग सी स्मेल आएगी, मेला में जाइएगा तो वहाँ पे भी एक अलग सी स्मेल आएगी। तो क्या आपने ऐसा कुछ स्मेल एक्सपीरियंस किया है और अगर किया है तो यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है वाई सो, ऐसा क्यों। यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं ये इंसिडेंट किस चीज़ के बारे में है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta scarf. तो आज रजनी को कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए बाहर जाना था और उसे अपने 6-month-old सन यानी कि 6 महीने
ओल्ड जो बेटा है दीपक, उसे अपने सिस्टर सुशीला के पास छोड़ के जाना था। सुशीला के पास भी अपनी बेटी थी सेम एज की। इट वॉज फनी कि दोनों बेबीज ने एक साथ ही पॉटी एक ही टाइम पे कर दिया। वो अपने बेटी के यानी बेबी के या डॉटर के हैप्पीली क्लीन की, लेकिन जब वो बारी आया दीपक का यानी कि अपनी बहन के बेटे का साफ करने का, तब उसने अपने नोज को दुपट्टा से कवर कर लिया। तो यहाँ पे सोचिए और डिस्कस करिए। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? सुशीला जब दीपक के नैपी को साफ कर रही थी तो उसने अपने नोज को कवर कर लिया, लेकिन जब अपने डॉटर का साफ कर रही थी तो उसने ऐसा नहीं किया, वो खुशी खुशी साफ कर दी। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. जब भी आप कचड़े वाले कूड़ेदान के पास जाते हो तो आपको कैसा लगता है? वहाँ पे स्मेल आती है या नहीं आती है? और उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पूरा दिन इन्हीं कचड़ा में घुस के कुछ ना कुछ गार्बेज कलेक्ट करते रहते हैं। Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? कोई स्मेल अच्छा है या खराब है, क्या सबके लिए सेम होता है, या फिर ये डिपेंड करता है कि कोई उस चीज़ को किस तरह से ले रहा है? Let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans. तो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है जो आपको करना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि उन बर्ड्स के नाम लिखिए जिसका आँख जो होता है, आइज जो होता है, वो सामने की तरफ होता है, जैसे कि इंसानों में होता है, जैसे कि आप में होता है। दूसरा, write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? दूसरे में बोला जा रहा है उन बर्ड्स के नाम लिखने जिनके जो आईज होते हैं, आँख होते हैं, वो हेड के साइड में होते हैं। उनके आईज का साइज कैसा होता है उनके हेड के साइज के कंपैरिजन में, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. तो बहुत सारे जो birds होते हैं उनके eyes जो है वो head के either side में होते हैं। उनके आँख जो है वो अलग अलग चीज़ों पे एक ही समय पे फोकस कर सकते हैं। जब वो सामने देखते हैं तो उनके दोनों आँख जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their heads to see around. आपने देखा होगा कि कुछ जो birds होते हैं जिनके आँख जो है वो साइड में होते हैं, वो अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनके आँख फिक्स्ड होते हैं और वो मूव नहीं हो पाते, इसीलिए बर्ड्स को अपने हेड को घुमाना पड़ता है ताकि वो देख सके अपने आसपास के नज़ारे को या फिर एनवायरनमेंट को और सेंस कर सके। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो हैन है वो बहुत तरीके से अपने हेड को घुमा रही है ताकि वो देख सके। Looking with one or both eyes. Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. What was the difference on looking with one or both eyes? तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि जो बर्ड्स जिनके जो आईज होते हैं साइड में होते हैं वो क्यों अपने नेक को इतना घुमाते हैं। तो इसमें करना क्या है कि अपने राइट आई को अपने हाथ से कवर करिए और अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपके राइट साइड में वो खड़ा हो जाए कुछ दूरी पे और उसे कुछ एक्शन करने को बोलिए, जैसे कि हाथ हिलाना या फिर मुंडी हिलाना, हेड को शेक करना, वैसे करने बोलिए। अब आप बताइए, कुछ सवालों का जवाब दीजिए कि क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पा रहे हैं बिना नेक घुमाए। दूसरा है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन। अब दोनों आंखों को खोलिए और देखिए अपने फ्रेंड के एक्शन को कि वो कर क्या रहा है बिना अपने नेक को घुमाए हुए। What was the difference on looking with one or both eyes? तो सबसे पहले आपने एक आंख से देखा, फिर आपने दोनों आंखों से देखा, तो आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आया उसके बारे में यहाँ लिखना है और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Now toss a small ball or a coin and try to catch it.
Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? एक स्मॉल बॉल या फिर कॉइन को आप टॉस करिए और कैच करने का कोशिश करिए। पहले आप दोनों आंखों को खोल के कैच करिए और दूसरी बारी में एक आंख को बंद करके कैच करने की कोशिश करिए। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन से केस में कैच करना आसान था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then, which you cannot do now? Imagine करिए जहाँ पे आपके कान है वहाँ पे आंखें होती, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिया हुआ है। तब आप क्या करते जो कि अभी आप नहीं कर सकते? Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. तो कुछ जो birds होती हैं जैसे कि kites, eagles, vultures, ये हमारे से 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाती हैं। आप अभी सामने देखिए और देखिए कि आप कहाँ तक देख पा रहे हैं, या फिर छत पे जाइए और वहाँ से देखिए कि आप कहाँ तक देख पा रहे हैं। आप जितनी भी दूर तक देख पा रहे हैं उसका 4 गुना ज़्यादा ये बर्ड्स देख पाती हैं। ये जो बर्ड्स होती है ये 8 मीटर्स दूर से भी देख सकती है। जैसे कि अगर हम लोग 2 मीटर्स देख पा रहे हैं तो वो लोग 8 मीटर्स तक देख सकती हैं। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि वो जब इतना दूर से इतनी साफ चीज़ें देख पाती है तो ग्राउंड पे जो रोटी रखी है उसे वो कितने डिस्टेंस से देख पाएगी कि वहाँ पे रोटी रखा हुआ है। Do animals see colors? तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि क्या एनिमल्स कलर्स को देख सकती हैं? Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. तो जो एनिमल्स होते हैं वो हम लोग जितना कलर्स नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे 4 फोटो दिया गया है ये दिखाने के लिए कि वो जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, कलर्स को देखते हैं। जैसे कि ये इंसान का है, ये चिड़िया का है कि वो कैसे देख रहा है कलर को, ये डॉग्स का है जो कि बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, और यहाँ पे एक रेप्टाइल का दिया हुआ है जो कि दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड वाइट। सेम चीज़ों को अलग अलग एनिमल्स, चिड़िया या फिर ह्यूमंस जो है वो अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, अलग अलग कलर में देखते हैं। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. ये माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में अवेक होते हैं, जागे रहते हैं, वो ज़्यादा कलर्स देख पाते हैं इन कंपैरिजन टू उन एनिमल्स जो कि रात में जगे होते हैं। जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट कलर में ही चीज़ों को देख पाते हैं। Sharp ear. Next topic है sharp ear. In class 4 you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. तो क्लास 4 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था कि हम लोग आसानी से बर्ड्स का ईयर नहीं देख सकते। उनके जो ईयर्स होते हैं स्मॉल होल्स की तरह होते हैं और वो फेदर्स से कवर्ड होते हैं। सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल्स के नाम लिखिए जिसके आप कान को देख सकते हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम लिखिए जिसका कान जो है वो हमारे कान से भी बड़ा है, जैसे कि एलिफेंट का होता है। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम लिखिएगा और यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है थिंक, सोचिए। Is there some link between the size of animals' ears and their hearing? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो एनिमल के ईयर का साइज होता है और उनके हियरिंग जो होते हैं उनमें कुछ लिंक होता है कि अगर बहुत बड़ा कान है तो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बहुत छोटा कान है तो बहुत कम सुनाई दे रहा है, या फिर कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे लिंक पूछ रहा है कि कान का साइज का और उनके हियरिंग के बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई दिस, यहाँ पे एक चीज़ करने को कहा जा रहा है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper?
आस्क योर फ्रेंड्स टू। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है जो आपको करना है अपने स्कूल में या फिर आप कह सकते हैं घर में भी हो सकता है, जहाँ आपके दोस्त प्रेजेंट है। एक क्वाइट प्लेस, एक शांत जगह ढूंढिए और वहाँ पे जाइए। अपने एक दोस्त को बोलिए कि एक शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही खड़ा होकर कुछ फुसफुसाने के लिए यानी कि कुछ बोलने के लिए सॉफ्टली। और रेस्ट ऑफ यू, जो जितने बचे हुए दोस्त हैं, वो शांति से सुनिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद अपने हाथों को अपने कान के पीछे जाके रखिए, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है, एज शोन इन द पिक्चर। फिर उसी चाइल्ड को, अपने फ्रेंड को बोलिए कि फिर से कुछ बोले वैसे ही जैसे कि वो पिछले बार बोला था। अब इन दोनों केसेस में कंपेयर करें कि किसमें आपको साउंड ज़्यादा अच्छे से सुनाई दिया, और अपने फ्रेंड से भी पूछिए जो कि आपके साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं। Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? अब आप अपने हाथों को कान के ऊपर रखिए और कुछ बोलिए। क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, हाँ या ना? यहाँ पे आपको लिखना है। Sit near a desk. एक और एक्टिविटी दिया हुआ है जो आपको करना है। Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? अपने डेस्क के पास बैठिए, फिर अपने डेस्क को टैप करिए एक हाथ से और उसे ध्यान से सुनिए। उसके बाद अपने कान को डेस्क पे जाके लगाइए जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है। फिर से डेस्क पे टैप करिए, फिर से सुनिए। क्या आपको दोनों साउंड में कुछ डिफरेंस नज़र आया? अगर आया तो हमें लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने बुक्स में भी लिख लीजिएगा। This is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibrations on the ground. तो जो स्नेक्स होते हैं वो इसी तरह से सुनते हैं, जो हमने दूसरा केस किया जब हमने कान को डेस्क पे लगाया फिर सुना, तो इसी तरह से स्नेक्स सुनते हैं। उनके पास कोई एक्सटर्नल कान नहीं होता हमारे और आपके तरह या फिर एनिमल्स की तरह जो हमें दिखाई दे। वो सिर्फ ग्राउंड के वाइब्रेशंस को ही फील कर पाते हैं और वैसे ही सुनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड सेंड मैसेजेस। साउंड्स जो कि मैसेजेस की तरह काम करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हाई अपॉन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। ट्री के सबसे ऊपर एक लंगूर बैठा है। उसने देखा कि दूर से टाइगर और लेपर्ड यानी कि कुछ डेंजर आ रहा है, तो एक स्पेशल तरह का साउंड निकालता है जो कि एक वार्निंग कॉल होता है। ये जो साउंड होता है ये चेतावनी देने के लिए होता है, ताकि वो अपने प्रजाति के लोगों को बता सके जो कि नीचे हैं, पेड़ के नीचे, उन्हें ये बता सके कि एक टाइगर या लेपर्ड उन पर अटैक करने आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. तो जो चिड़िया होती है वो भी कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि अलार्म की तरह काम करता है डेंजर के बारे में बताने के लिए। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो अलग अलग डेंजर के लिए अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुश्मन या फिर शिकारी जो है वो आसमान से आ रहा है तो उसके लिए अलग साउंड होता है, और अगर कोई एनिमी ग्राउंड से आ रहा है यानी जमीन पे है और वो अटैक करने का सोच रहा है तो उसके बारे में बताने के लिए अलग साउंड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस यानी कि मछलियां भी अलार्म कॉल देती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो चेतावनी दे सके। कैसे करती हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करके। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in the forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. कुछ animals ऐसे होते हैं जो कि किसी भी तरह के natural disaster के होने से पहले कुछ अलग तरह से behave करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एरिया में भूकंप आने वाला है या तो storm आने वाला है, तो जो animals है वो थोड़ा अलग तरह से behave करेंगे। तो जो लोग जंगलों में रहते हैं या फिर वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, वो उन एनिमल्स के बिहेवियर को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि डेंजर जो है वो आसपास ही है। नेक्स्ट, in December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island.
Soon after the islands were hit by the tsunami but these people were saved. ये केस बताया जा रहा है कि कैसे वो एनिमल का बिहेवियर इनके लिए लाभदायक हुआ। दिसंबर 2004 में कुछ ट्राइबल लोग यानी कि कुछ कबीले के लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते थे अंडमान आइलैंड्स के, उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ डेंजर होने वाला है या तो आने वाला है, इसीलिए वो उस आइलैंड का एक सुरक्षित जगह पे चले गए। कुछ देर बाद वही आइलैंड जहाँ पे वो पहले रह रहे थे वहाँ पे सुनामी आ गया, लेकिन वो लोग बच गए क्योंकि उन्होंने देखा कि एनिमल्स बिहेव अलग तरह से कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. तो जो डॉल्फिन्स होती है ये भी एक अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है ताकि वो अपने ही प्रजाति के लोगों को अलग अलग तरीके से मैसेज दे सके। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एनिमल्स के पास भी एक स्पेशल लैंग्वेज होता है, अपना लैंग्वेज होता है, जिससे कि वो अपने लोगों से कनेक्ट कर पाता है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमन से बात करने के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, बोलते हैं। उसी तरह से एनिमल्स के पास भी कुछ ना कुछ तरीका होता है जिससे कि वो दूसरे मेंबर से कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स। तो पहला सवाल पूछा है कि क्या आप एनिमल्स के साउंड को समझ पाते हैं, अगर समझ पाते हैं तो कौन से एनिमल्स की बातों को समझ पाते हैं। सेकेंड, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस। दूसरा सवाल पूछा है कि क्या एनिमल्स आपके लैंग्वेज को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, अगर पाते हैं तो कौन से वाले। जैसे कि कोई कोई डॉग्स पालते हैं तो डॉग्स जो है कभी कभी इंसानों के लैंग्वेज को समझ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं। Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. जैसे बर्ड्स और डॉल्फिन्स करते हैं उसी तरह से आप भी साउंड का यूज करके अपना एक साउंड का लैंग्वेज बना के मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको अपने फ्रेंड से सिर्फ और सिर्फ साउंड से ही कनेक्ट करना है, कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आपको कोई अलार्म कॉल देना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्लास में है, टीचर उस समय नहीं है, तो एक फ्रेंड जो कि गेट के पास रहेगा वो जब देखेगा कि टीचर आ रहा है तो उसे एक साउंड प्रोड्यूस करना है एक अलार्म कॉल की तरह, ताकि वो दूसरों को बता सके कि टीचर आ रही है। नेक्स्ट इज स्लीप वेकिंग। Some animals go into a long deep sleep in a certain season, then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो कुछ सीजन में एक बहुत लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और फिर कुछ महीनों तक नहीं दिखते हैं। So have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? तो आपने नोटिस किया होगा कि ठंड के समय में आपको जो छिपकली होती है वो दिखाई नहीं देती घर में। आपको क्या लगता है वो कहाँ चल जाते हैं? Next, sloth. It looks like a bear but is not. It is a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. तो ये जो स्लॉथ है ये थोड़ा अजूबा आलसी जानवर है। ये बियर की तरह दिखता है पर ये बियर नहीं है, ये क्या है? स्लॉथ। ये दिन का 17 घंटा सिर्फ सोने में बिताता है, पेड़ से उल्टा लटक के किसी ट्री ब्रांच पे। स्लॉथ जो है जिस ट्री पे रहते हैं उसी ट्री के लीव्स को खाते हैं, उन्हें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होता ही नहीं है। जब वो ज़्यादातर लीव्स खा लेते हैं उस पेड़ से तब वो दूसरे ट्री पे ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि मूव करते हैं। स्लॉथ्स जो है वो लगभग 40 साल तक जीते हैं और उस पूरे टाइम स्पैन में वो सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रीज तक ही मूव कर पाते हैं। वीक में एक बार वो लोग ट्री से नीचे आते हैं ताकि वो खुद को रिलीव कर सके। यहाँ पे एक आवर क्लॉक के बारे में दिया हुआ है कि कैसे आप किसी भी एनिमल के स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर टू शो अ स्लोथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन अ 24-hour क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक अलाइक। तो यहाँ पे एक क्लॉक दिया हुआ है जो कि स्लॉथ के स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम को दर्शा रहा है। ये 24 घंटा का क्लॉक है। इसमें एक ग्राफ जो है ये 2 घंटा प्रेजेंट करता है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, इसलिए यहाँ 6 लिखा है। यहाँ पे फिर 2 आगे जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 12 लिखा है। फिर ये 14 हो जाएगा,
16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब हर जगह +2 करके बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्लॉथ के स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम को दिखा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजार्ड इन विंटर्स। विंटर्स के समय में हाउस लिजार्ड का 24 आवर क्लॉक कैसे बन सकता है, आपको वो ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे शेड करना है कि जितना देर वो सो रहा है उतना देर आपको यहाँ शेड करते जाना है और जितना देर वो जाग रहा है उतना छोड़ देना है। Given here is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleeps. तो यहाँ पे 4 24 आवर क्लॉक दिया हुआ है, इसको देख के आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल है, जैसे कि यहाँ काऊ है, यहाँ पाइथन है, यहाँ जिराफ है, यहाँ कैट है, वो कितना देर सोता है और कितना देर जागता है। याद रखिएगा ये जो पर ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, ये 2 घंटा का आवर है। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. जब भी एक आप एनिमल को देखते हैं, मान लीजिए आप रास्ता में चल रहे हैं, रास्ता में आपने एक काऊ को देखा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो उसी टाइप के कोई 10 सवाल आपको यहाँ पे लिखना है एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में। नेक्स्ट, टाइगर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये टाइगर है और उसके कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो चलिए इन फैक्ट्स को पढ़ते हैं। पहला, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर जो है वो रात में 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाता है। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. टाइगर का जो विस्कर्स होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो मूवमेंट्स को या फिर एयर में जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे सेंस कर पाता है। इन्हीं वाइब्रेशंस और इन्हीं मूवमेंट्स के मदद से टाइगर जो है वो रात में अंधेरे में मूव करता है और अपने शिकार को पकड़ता है। विस्कर्स क्या बोलते हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ये क्या है, विस्कर्स। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. टाइगर का जो सुनने का सेंस होता है ये बहुत ही शार्प होता है, वो इतना शार्प होता है कि वो डिफरेंस बता सकता है कि लीव्स जो रसल कर रहे हैं उसका साउंड और जो एनिमल्स जो लीव्स पे चल रहे हैं उसका साउंड अलग है या सेम है। जैसे कि अगर हम लोग सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ पत्ते हिल रहे हैं, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पे कोई जानवर मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन टाइगर बता सकता है कि ये सिर्फ पत्ता झड़ रहा है या फिर कोई एनिमल चल रहा है। ईयर जो होता है टाइगर का वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है जिसके वजह से वो हर तरफ से साउंड्स को कैच कर सकते हैं। Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. टाइगर्स जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग साउंड निकालता है। जब वो गुस्सा होता है तो कोई और साउंड निकाल रहा होता है, जब वो टाइग्रेस को बुला रहा होता है तो कोई और साउंड निकालता है, जब वो रोअर करता है या स्नार्ल करता है तो वो हमें 3 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देगा। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. हर टाइगर का अपना एक इलाका होता है, एरिया होता है जो कि बहुत किलोमीटर्स तक होता है। टाइगर्स अपना एरिया अपने यूरिन के मदद से मार्क करते हैं। एक टाइगर को पता चल जाता है कि अगर दूसरा टाइगर उसके इलाके में आया है तो वो टाइगर को पता चल जाएगा कि हाँ दूसरा टाइगर मेरे इलाके में आया था। जनरली जो टाइगर है वो अवॉइड करता है दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से, और जो टाइगर वो पता कैसे चलता है कि दूसरा टाइगर आया था, उसके यूरिन के स्मेल से। The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. टाइगर्स जो है ये वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स है, इसे पता रहता है अपने सराउंडिंग्स में कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आज टाइगर्स खतरे में हैं। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? आपको क्या लगता है कि जंगल में टाइगर्स के लिए क्या डेंजर होता है? टाइगर तो डेंजर होता है पता है, पर जंगल में टाइगर्स के लिए क्या डेंजर होता है, आपको क्या लगता है? वो हमें लिख के जरूर बताइएगा। Can human beings also be a threat to animals? How? क्या हम इंसान भी एक एनिमल्स के लिए खतरा हो सकते हैं? कैसे? Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? क्या आपको पता है कि आज के समय में बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है उनके पार्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, जो कि गलत है और इलीगल भी। Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for its horn,
Tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters और poachers. Elephants को मारा जाता है उसके दांतों के लिए, टस्क के लिए. Rhinoceros के उसके सींग के लिए, हॉर्न के लिए. टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स को मारा जाता है उनके स्किन के लिए, जिससे कि आजकल कपड़े भी बनते हैं, बैग्स भी बनते हैं, लग्जरी बैग्स भी बनते हैं. मस्क डियर को मारा जाता है उसके मस्क के लिए, जिससे कि परफ्यूम बनता है. पीपल जो कि एनिमल्स को मारते हैं, उन्हें किल करते हैं, उन्हें हंटर्स या फिर पोचर्स कहा जाता है. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. आज के समय में हमारे कंट्री में टाइगर्स का नंबर और बहुत सारे एनिमल्स का नंबर घटते जा रहा है. ऐसा डेंजर भी है कि कुछ जो एनिमल्स है वो गायब भी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें मार दिया जा रहा है. इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं एनिमल्स में. उन एरियाज में हंटर्स को जाना मना है, जैसे कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में घाना नाम का बनाया गया है. ये एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता और जंगल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, यानी कि लकड़ी भी नहीं काट सकता. फाइंड आउट, पता करिए, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया में ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं और उनके नाम क्या है. इनके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और एक रिपोर्ट बनाइए. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. What we have learned. Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? तो यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं जो आपको सोचना है और बताना है. क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी सिंगर्स जो कि गाना गाते हैं वो गाते समय अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं. आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं. Second, give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. आपको कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल देना है जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है देखने का, हियरिंग का यानी सुनने का और स्मेल करने का. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दिया गया है जो कि आपको करना है. इसमें एक पेपर से डॉग बनाना है. इसके लिए आपको चाहिए थिक पेपर जिससे कि आप डॉग बनाइएगा, पेंसिल जिससे आप आउटलाइन मार्जिन डालिएगा, सीजर्स जिससे आप पेपर काटिएगा और स्केच पेन जिससे आप कलर करिएगा. तो चलिए स्टेप्स देखते हैं जिससे कि आप सुंदर सा पेपर डॉग बना सकते हैं. फर्स्ट, कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर. मार्क द स्ट्रिप एज शोन हेयर. तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिया हुआ है उसी तरह से आपको एक थिक पेपर लेना है, एक लॉन्ग स्ट्रिप कट करना है और इस तरह से मार्किंग करना है. 1, 2, 3, फिर इधर 4, 5 और 6 इस तरह से मार्किंग्स करने हैं. मेक स्मॉल कट्स ऑन द लाइन्स मार्क्ड 1 to 6. तो जितने मार्किंग्स किए गए हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे कट्स डालने हैं. जैसे यहाँ पे कट डाला हुआ है, यहाँ पे कट डाले हुए हैं, यहाँ पे डाला हुआ है, इधर में कट डाला हुआ है, इधर में कट डाला हुआ है. तो हर जहाँ जहाँ आपने मार्किंग्स किए हैं वहाँ पे स्मॉल कट्स बनाने हैं. हुक टुगेदर द कट्स ऑन द नंबर 1 and 2. नंबर 1 और 2 में जो कट्स है उसे आपको हुक करना है एक साथ, जैसा कि ए नंबर पिक्चर में दिया हुआ है. In the same way, hook together 3 in 4 and 5 in 6. See picture B and C. तो जैसे कि पिक्चर B और C में दिया हुआ है, 3 को 4 में हुक करना है, फिर 5 को 6 में हुक करना है. Make a cut in the mark on the leg. See picture C. पिक्चर नंबर C में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है. इसमें आपको स्मॉल कट्स बनाने हैं. Turn down the corners of the strip on top of the head and make the ears. पिक्चर डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका निकला हुआ है इसको टर्न करिए, मोड़िए और इस तरह से ईयर बनाइए. Mark the eyes and nose with a sketch pen. Wasn't that fun? अब मार्कर या फिर स्केच पेन से आंखें बनाइए, मुंह बनाइए, उसके अलग अलग डिज़ाइंस दीजिए, कलर दीजिए और अपने एक डॉग का नाम रखिए. उसके बाद जो आपने बनाया है उसे शोकेस में या फिर अच्छे से सजा के रखिए. एंड दैट्स हाउ यू मेक अ पेपर डॉग. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा अगला वीडियो या फिर अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा. सो थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज़.